ये पिता अपनी स्टेबल जॉब छोड़कर अपने बच्चे को डे केयर पे छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद ये जल्दी से एडॉप्शन सेंटर पे चला जाता है और अपने बच्चे को किसी दूसरे माता पिता को देने के बारे में तैयारी कर रहा है। जब यहाँ के स्टाफ को इसके बारे में पता चलता है तो वो शॉक होते हैं और उनको लगता है कि ये फादर बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल है। यह आदमी इनकी इस कंफ्यूजन को समझ लेता है और उन्हें बड़े ही दर्द से इस बारे में समझाने लगता है। I don't want him to think about it. To understand death. और हमें पता चलता है कि जॉन को एक टर्मिनल इलनेस हुई है और इसकी जिंदगी सिर्फ 3 महीने में खत्म होने वाली है, यानी कि डेथ। इसकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई थी जैसे ही उनका बेटा पैदा हो गया था और तब से आज तक उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना है। इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और ये सोच भी नहीं सकता कि इसके 3 साल का बेटा इसकी मौत के बाद कैसे जी पाएगा, कैसे सर्वाइव कर पाएगा। और जॉन की ये दर्द भरी कहानी सुनकर ये स्टाफ बहुत इमोशनल होता है और वो जॉन को एडॉप्शन फॉर्म भरने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेने के लिए डे केयर में चला जाता है और घर लेके जाता है। लेकिन आज माइकल, जो कि आमतौर पे वेल बिहेव करता है, आज वो बहुत गुस्से में है। What are you doing under the table, Michael? I'm sorry. और अपने बच्चे की ये कंप्लेंट सुन के जॉन और भी मायूस फील करता है, उसे और भी गिल्टी फील होता है। जॉन ने दूसरे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखा है, जबकि उसके अपने बेटे के पास कोई भी खिलौना नहीं होता सिवाय इन प्लेट्स के। और ये गिल्ट होने के बावजूद भी वो कभी कभार अपने आप को रोक नहीं पाता और कभी कभार अपने बच्चे को डांट भी देता है। और वो देखता है कि इसके बेटे ने जॉन का खाना खाने लगता है और जॉन जल्दी से ये खाना इससे छीन लेता है और वो अपने बेटे को वार्निंग देता है कि मेरा जूठा खाना दोबारा नहीं खाना, क्योंकि जॉन को ये डर होता है कि इसकी बीमारी कहीं इसके बेटे को भी असर ना कर। लेकिन माइकल को समझ नहीं आता कि इसके पिता अचानक से इतने स्ट्रिक्ट कैसे हो गए। माइकल को लगता है कि उसके फादर चेंज हो गए हैं, जैसे वो उसे छुटकारा पाना चाहता हो। पहली अडॉप्टिव फैमिली एक लग्जरियस हाउस में रहती थी और ये कपल बहुत काइंड और पोलाइट लगते हैं और माइकल को दिल से अपनाना चाहते हैं। वो ये वादा करते हैं कि वो माइकल को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और उसे एक अच्छी जिंदगी देंगे। और जॉन को लगता है कि अपने बेटे को इनके साथ छोड़कर शायद एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। और इस आदमी के अगले वर्ड्स जॉन का माइंड चेंज कर देते हैं। इस कपल के ऑलरेडी अपने बच्चे होते हैं और जॉन को लगता है कि शायद उसके बेटे को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा और शायद ये लोग माइकल को अपना बच्चा ना समझे। और ये एक रिस्क होता है जो जॉन उठाना नहीं चाहता। वो अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और इस बारे में दोबारा डिसाइड करने का सोचता है। वापस आते हुए एक ब्रिज पे वो नरमी से अपने बच्चे से कहता है कि क्या तुम उस फैमिली के साथ रहना चाहते हो। अपने बच्चे से दूर होने के गम को छुपाकर वो इससे ये सवाल पूछ लेता है। लेकिन माइकल, जो एक नादान बच्चा है, बिना झिझक के जवाब देता है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर जॉन बहुत इमोशनल होता है। जॉन की भी ख्वाहिश होती है कि वो उम्र भर अपने बच्चे के साथ रहे, क्योंकि वो अपनी बीमारी के साथ नहीं लड़ सकता। अगले दिन जब जॉन माइकल को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाता है तो ये बच्चा पूछता है कि दूसरे बच्चों की माँ क्यों है जबकि मेरी नहीं। अपने बच्चे का नादान और सैड फेस देखकर और जॉन एक क्रशिंग पेन अपने दिल में महसूस करता है। जॉन चाहता तो था कि वो अपने बच्चे को सच बताए कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन हकीकत इसे इजाजत नहीं देती। तो इसके बजाय वो एक खूबसूरत सा झूठ बोल देता है। और जॉन के ये कंफर्टेबल वर्ड्स सुन के माइकल की जिंदगी शांति से आगे बढ़ने लगती है। जॉन की बीमारी होने के बावजूद भी वो अभी भी अपने बच्चे को कहानी सुनाकर सुलाया करता है। वो अभी भी पार्क में अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए जाता है और कभी कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने बच्चे को एक्सकेवेटर का फंक्शन समझाने लगता और इससे माइकल को खुशी मिलती थी। और अपने बच्चे के साथ ये बिताए हुए पल जॉन की जिंदगी में यादगार मोमेंट्स बनते हैं। और जॉन भी यही चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ गुजारे, ताकि इस थोड़े से भी टाइम में वो अपने बच्चे को खुश कर सके। हालांकि सिर्फ 3 साल का होने के बावजूद भी माइकल भी अपने फादर का ख्याल रखता था। जब वो अपने फादर को सोफे पे सोया हुआ देख लेता है, वो शांति से उसके ऊपर एक कंबल डाल देता था। जब उसके पिता उठते तो वो उसके लिए गर्म पानी का गिलास भी लाया करता और फिर उसी के साथ लेट जाया करता जैसे वो उसे कंपनी दे रहा हो। लेकिन मौत जॉन को हमेशा ये याद दिलाती रही कि वक्त निकल रहा है और अब बीमारी की वजह से जॉन के सिर में सडन अटैक्स भी आने लगे हैं। हर बार उसे याद दिलाती रही उसे अपने बेटे का फ्यूचर जल्द से जल्द देखना होगा। अगली फैमिली एक मिडिल क्लास कपल थे जो कि बड़े ही साफ सुथरे और नरम मिजाज के लोग थे। वो जॉन से कहते हैं हमारे अपने बच्चे तो नहीं है, लेकिन हम एक बच्चे को गोद लेकर इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो वो उम्मीद करते हैं कि तुम हमें अपने
बेटे को अडॉप्ट करने का एक चांस दोगे। इसी दौरान ये लोग बातें कर रहे होते हैं। माइकल को टेबल पे एक छोटा सा बनी दिखता है। ट्रेवर जो हस्बैंड होता है इस चीज को देख लेता है। काइंड होकर माइकल को ये बनी दे देता है और ये छोटा सा जेस्चर जॉन को पसंद आता है। वो सोचता है कि शायद ये फैमिली भरोसे करने के लायक है, लेकिन जैसे ही वो जा रहे होते हैं, लोरेन जो वाइफ है लोरेन सीक्रेटली अपने हस्बैंड को इशारा करती है कि खिलौने को वापस ले लो और जॉन का दिल तुरंत से डूबने लगता है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस पोलाइट एंड काइंड चेहरे के पीछे लालच और नफरत थी। Michael, Jimmy lives here, but maybe you could come and play with him another time. Michael, will you say goodbye to Jimmy? When he will let me play some bye. अपने खिलौने को वापस लेकर लोरेन को राहत महसूस होती है और इस समय पे जॉन भी अपना दिमाग बना लेता है। वो अपने बेटे को कभी भी ऐसे कपल को नहीं दे सकता। अगर वो लोग अपना खिलौना भी नहीं छोड़ सकते तो वो कैसे एक बच्चे को प्यार कर सकते हैं। और घर लौटते हुए ये डिसअपॉइंटमेंट भी एक बारी बोझ जैसा फील होता है। तभी इसका बेटा इससे एक सवाल पूछता है, दैट व्हाट इज अडॉप्शन। और ये वर्ड्स जॉन के दिल में चीरते हुए उतरते हैं। जॉन समझ नहीं पा रहा होता है कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं कैसे दूं, तो वो अपने बेटे की आंखों में देखकर कहता है कि अडॉप्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक पिता अच्छा ना हो तो तुम अच्छे पिता के साथ चेंज कर सकते हो। लेकिन माइकल एग्री नहीं करता। इससे पहले कि जॉन कुछ बोलता, माइकल भागने लगता है। वो जमीन पे एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। शायद ये इसका छोटा रास्ता हो अपने दुख से भागने। और इस समय पे जॉन की आंखें नम होती है। इसे गिल्ट और नाकामी महसूस होती है और उसे हमेशा यकीन था कि वो एक अच्छा फादर नहीं है, जो अपने बेटे को दिन ब दिन बड़े होते हुए भी नहीं देख सकता और ना ही वो अपने बेटे की लाइफ वो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स देख सकता है जो आने वाले हैं। और वो ख्वाहिश करता है कि शायद वक्त थोड़ा और मेहरबान होता, लेकिन मौत की परछाई किसी का वेट नहीं करती और वो अपने सारी ख्वाहिशात और सपने और प्यार एक साथ समेटकर सिर्फ यही एडवाइस दे सकता है कि कभी गिरना नहीं। Don't fall, Michael. इसी सुबह जब सूरज चढ़ता है, जॉन बहुत कोशिश करता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल सके जैसा उसका बेटा चला था। वो इस बात को समझना चाहता था कि उसके बेटे ने क्या महसूस किया होगा, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से जॉन से ये सिंपल सा काम भी नहीं हो पाया। इसके हर एक स्टेप में पेन और स्ट्रगल था और जो फ्रस्ट्रेशन इसने अभी तक कंट्रोल करके रखी थी आखिर में बाहर निकल आती है। वो इरिटेट होता है और यहीं पे एक कार को लात मारता है। उसे याद आता है कि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है, शायद वो अपने बेटे के लिए एक ट्रस्टवर्दी फैमिली ना ढूंढ सके। और अब जॉन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। उसे वॉमिटिंग भी होती है और उसे ये ख्याल होता है कि उसकी मौत दिन ब दिन और ज्यादा करीब आ रही है। लेकिन पिता का प्यार अटल है। मौत की छुरी गले पे होने के बावजूद भी वो बिना डरे अपने बेटे के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने लगता है। तीसरी एडॉप्टिव फैमिली बहुत बड़ी थी और उनका बहुत बड़ा घर भी था। इस कपल के ऑलरेडी बच्चे होते हैं और इनमें कुछ एडॉप्टिव बच्चे भी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें सारे बच्चों से प्यार है और हम आपके बच्चे को भी अपने बच्चे जैसा ट्रीट करेंगे। लेकिन जैसे वो बात कर रहे हैं, जॉन नोटिस करता है कि इस फैमिली में एक बच्चे की बहुत गंदे मैनर्स हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ तमीज से बात नहीं करता और उसकी जुबान पे बुरे अल्फाज होते हैं। और जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो भी माइकल की तरफ बहुत गुस्सा होकर देख रहा होता है। उसकी आंखें जैसे माइकल को वार्निंग दे रही हो और डरा हुआ माइकल जल्दी से अपना खिलौना छुपा लेता है और माइकल डरते हुए अपने बाप की तरफ देखता है जैसे वो उससे ना कह रहे हो। और ये बात माइकल के चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी और जॉन को भी जवाब मिल चुका था। वो समझ लेता है कि उसके बेटे इस घर में ज्यादा प्यार नहीं मिलेगा। अगर ऐसी काइंडनेस जो कि सिर्फ दिखावे की हो तो इसका बेटा उस घर में रहेगा जो कि बाहर से खुश दिखता हो और अंदर से इतना बुरा, तो उस तरह की खुशी सच्ची खुशी नहीं हो सकती। और इस बार जॉन अपने बेटे की फीलिंग्स को फॉलो करते हुए इस एडॉप्शन को डिक्लाइन कर देता है। उसके पास वक्त बहुत कम था और अभी भी उसे ये नहीं पता कि वो अपने बेटे को कैसे बताए कि वो मरने वाला है। और छोटे माइकल के लिए ये बात उसकी समझ से भी बाहर थी। उसे मौत का मतलब भी नहीं पता। और इसी दिन एक इंसिडेंट होता है। माइकल एक मरी हुई बीटल की तरफ दिखाता है और पूछता है कि ये हिलती क्यों नहीं। It's dead. Let it go. I can't. It's dead. तो जॉन कहता है कि ये मरी हुई है। तो माइकल कहता है कि व्हाट इज डेड। और ये क्वेश्चन सुन के जॉन अपने बेटे को झूठ नहीं बोलना चाहता था और वो जेंटली कहता है कि बीटल की आत्मा चली गई है और यहाँ पर उसकी सिर्फ बॉडी है। और इस समय पे जॉन और कुछ नहीं बोल सकता। ये बात भी जॉन के ऊपर भारी दबाव सा महसूस होता है। और लास्ट एडॉप्टिव फैमिली एक सिंगल वुमन होती है, एला, जो अकेली रहती है और उसकी जिंदगी एक ट्रेजिक नॉवल जैसी थी। अपनी जवानी में उसने लव और हैप्पीनेस के सपने देखे थे और उसका एक बच्चा भी
था, लेकिन वो और उसका बॉयफ्रेंड बहुत गरीब थे, तो उस बच्चे को यहाँ के वेलफेयर एजेंसी लेकर गई। और अब जबकि वो एक माँ बनने के लिए तैयार है, तो उसे पता चलता है कि उसे हेल्थ इश्यूज है, और इस बात से उसके हस्बैंड भी उसे छोड़कर चले गए। इतनी सारी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी एला अभी भी बच्चे को गोद लेना चाहती है। वो एक बार फिर से माँ बनना चाहती है और वो अपना सारा प्यार उस बच्चे को देना चाहती है। जैसे ही वो अपनी स्टोरी सुना रही होती है, तो वो एक छोटा सा कैंडी का बैग लेकर माइकल के सामने पलट देती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारी टॉय ट्रक के लिए छोटे से स्टोन्स हैं। जॉन को पता चलता है कि एला की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जॉन भी कोई अमीर नहीं है। जॉन खुद भी एक बच्चा था जो कि कठिनाइयों में पला बड़ा है, और जैसे ही वो बड़ा हुआ और अपनी खुशहाल जिंदगी स्टार्ट करने वाला था, लेकिन तभी उसकी किस्मत पलट गई और इसीलिए वो एक अच्छी फैमिली चाहता है ताकि वो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे सके। इसी दौरान जब वो अपने घर लौट रहा है, तो उसे एक छोटा बच्चा सड़क क्रॉस करते हुए दिखाई देता है। ये बच्चा अपना सिर ऊंचा करके चलता है और बड़े ही कॉन्फिडेंट और इजी होकर चलता है। जॉन भी इसकी तरफ देख रहा होता है और वो तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। और इस चीज से जॉन को अपनी लाइफ के दो पहलू दिखते हैं, इसका अपना और इसके बेटे का। एक जो कि एक चढ़ते हुए सूरज की तरह था जिसमें ढेरों पॉसिबिलिटीज हैं और उम्मीद है, और उसकी एक अपनी लाइफ शुरू होने वाली है, और दूसरी एक डूबते हुए सूरज जैसी थी जो धीरे धीरे वक्त के दरिया में डूबता जा रहा है और अंत में मौत की तरफ। और इस पे दिल तोड़ देने वाली बात ये, इसी टाइम पे इन दोनों की कहानियां भी खुलने लगी थी। अगली सुबह जॉन आखिरी दफा एक एडॉप्शन एजेंसी पे जाता है और उसकी एक आखिरी उम्मीद होती है, वो चाहता है कि ये एजेंसी उसकी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने में उसकी मदद करे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इस बच्चे की माँ है। लेकिन शोना जो केस वर्कर होती है कहती है कि एक ऐसी औरत जो पहले अपने बेटे को छोड़ के जा चुकी है, उसे अब माँ बनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुमकिन है वो दोबारा भी ऐसी गलती कर सकती है। जॉन शोना की तरफ देखता है जैसे वो उससे गुजारिश कर रहा हो और उम्मीद हो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। लेकिन उसकी आंखों से साफ जाहिर होता है कि उसके अंदर भी ऐसे बहुत इमोशंस हैं जो वो जाहिर नहीं करना चाहते। और आज जॉन 32 साल का हो चुका है, यानी कि आखिरी बर्थडे। वो अपने बेटे के साथ मिलकर एक चॉकलेट केक बनाता है और उसके ऊपर 32 कैंडल्स रख देता है, और तभी माइकल एक और कैंडल उठाता है। और ये देखकर जॉन के दिल में बहुत गहरा दर्द महसूस होता है। उसे पता है कि वो अगला बर्थडे नहीं मना सकता, लेकिन उसे अब भी कुछ महसूस होता है। वो जानता है कि ये उसके बेटे की छोड़ने की हिचकिचाहट है। जॉन अपना रुख अपने बेटी की तरफ करता है और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो मुस्कान उस पल के उसके जज्बात को बिल्कुल सही तरीके से बयान कर रही थी, साफ, मासूम, लेकिन अंदर ही अंदर उलझे हुए। और इसी दिन वो अपने बेटे से छुपते हुए टूटे हुए दिल से रोने लगता है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाता है और रास्ते में भी उसकी आंखें बहुत नम होती हैं, क्योंकि उसे अपना कल साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों के सामने उसके बेटे के साथ बिताए हुए पल एक मूवी जैसे फ्लैश होने लगते हैं। लेकिन सच्चाई और भी घातक, उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है और वक्त को देखते हुए वो दूसरी फैमिली नहीं देख सकता। तो वो घर आकर अपने बेटे को आखिरी बार नहलाता है, और इस बार वो जल्दबाजी नहीं करता। वो शांति से उसके पास बैठता है और उसे बस देखता रहता। इसके बाद वो नए पजामास निकालता है जो कि अपने बेटे के लिए खरीदे होते हैं, जैसे वो अपना आखिरी बचा हुआ प्यार भी अपने बेटे पे निछावर कर रहा हो। लेकिन इस टाइम माइकल भी गुस्सा होता है। जॉन के 1000 बार गुजारिश के बाद भी वो इन पजामास को पहनने से इनकार कर देता है, और ये ऐसे होता है कि जैसे इस बच्चे को कुछ अंदाजा तो हो गया है। वो समझ जाता है कि ये उसके पिता का एक आखिरी तोहफा है, और उसे ये भी महसूस होता है कि अगर एक बार उसने ये पहन लिया तो उसके पिता चले जाएंगे। और जितना ज्यादा ये इसके बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा ये गमगीन होता, और वो अपने सारे खिलौनों को बाहर फेंकने लगता है जो भी उसके पिता ने उसे दिए होते हैं, यहाँ तक कि उसके फेवरेट खिलौने भी फेंक देता है। ये माइकल का पहला और सच्चा आउटबर्स्ट यानी कि गुस्सा होता है, और जॉन भी ये सब देखता रहता है। लेकिन तब उसे समझ आता है कि उसका बेटा कैसे महसूस कर रहा होगा। उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, और माइकल ये समझने लगा था कि किसी चीज को खोने से क्या होता है। इसके बाद अपने पिता की छाया में रहकर वो दोबारा से जुड़ते हैं। जॉन अपने बेटे के साथ बैठता है और उसके साथ पेंटिंग कर रहा होता है, और वो इन पलों को भी अपने बेटे के साथ खुशी से बिताने लगता है। वो अपने बेटे से एक सवाल पूछता है, What are you putting in that lorry there? Rocks.
वो सोचता है कि उसके बेटे को अभी भी याद है कि ये कलरफुल कैंडीज किस औरत ने दी होती है, और जॉन ने भी एला से मिलते हुए उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए मुस्कुराहट देखी थी, जिसमें बहुत प्यार था और एक चाहत थी। और बहुत सोचने के बाद वो आखिर में एक डिसीजन लेता है। जॉन के लिए एक सच्ची फैमिली ब्लड रिलेशन से डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही किसी दिखावे के मटेरियल से डिफाइन कर सकते हैं, जबकि वो सिर्फ सच्चे प्यार से डिफाइन होता है। कभी कभार एक झलक देखने से भी सब कुछ जाहिर होता है। अडॉप्शन का ये मतलब नहीं कि आप बच्चे की जिंदगी में किसी भी नए इंसान को रिप्लेस कर दे, बल्कि उस प्यार को बरकरार रखने के लिए एक नया वेसल ढूंढ ले, ताकि वो प्यार हमेशा के लिए जिंदा रहे। इसके बाद जॉन अपने आखिरी काम खत्म कर देता है। जैसे ही वो यहाँ के चर्च और एक कब्रिस्तान से गुजरता है तो चर्च की घंटियां बजने लगती हैं, जैसे वो उसको वेलकम कर रही हो। और कब्रों की उन शांति को देखकर उसे जिंदगी का वो असली राज और मकसद याद आता है। लेकिन इस बार वो अंदर प्रे करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि वो अब दुखी नहीं था, और पीसफुली मुस्कुराकर वो यहाँ से निकलता है। हर चीज को उस तरह से एक्सेप्ट करता है जैसे वो थी, और उसे इस बात का एहसास भी होता है मौत को एक्सेप्ट करना एक फाइनल लेसन है उन सब के लिए जो जी रहे हैं। और आखिर में जॉन अपनी पसंदीदा गाड़ी बेचकर अपने बेटे को एक अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाता है, और वो हर एक चीज को ट्राई करते हैं जो भी उनने इससे पहले नहीं की होती है। और इस दिन खुशी और हंसी इन दोनों के दिन को बना देती है, जो कि इन दोनों ने बहुत समय से महसूस नहीं किया होता है, और ये इनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बन जाता है। और एक ऐसा सपना जो एक पिता अपने बेटे के साथ गुजारने की ख्वाहिश करता है, वो भी अपनी जिंदगी में इतनी जद्दोजहद करते हुए भी। और एला को अपना बेटा सौंपने से पहले वो शोना की एक एडवाइस लेते हुए एक मेमोरी बॉक्स बना लेता है, और उसके अंदर वो 15 खत रख देता है, और हर एक लेटर माइकल के फ्यूचर बर्थडे के लिए होती है। वो इसमें इन दोनों के फोटोज भी रख देता है और एक रेड कैंडल, जबकि वो जानता है कि वो दूसरा बर्थडे देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, और वो ख्वाहिश करता है कि शायद मैं एक और साल जी पाऊं। वो माइकल की माँ की एक लौती फोटो भी रख देता है, और जॉन को लगता है कि कम से कम मेरे बेटे को इतना तो पता चले कि वो यतीम नहीं था, बस इतना कि उसकी माँ अपना रास्ता खो चुकी है। इसके बाद वो अपनी कैप रख देता है, और साथ में अपना विंडो क्लीनिंग टूल भी, जो उसने सालों से इस्तेमाल किया होता है। और ये सब एक आखिरी लव टोकन्स होते हैं एक मरते हुए पिता के अपने बेटे के लिए। उसे उम्मीद है जब उसका बेटा इन चीजों की तरफ कभी देखेगा तो उसके दिल में कोई भी गम या रिजेंटमेंट नहीं होगी, बल्कि उसमें प्यार और उम्मीद होगी। अगले दिन जॉन अपने बेटे को गलियों से गुजारते हुए एक बस में चढ़ाकर एला के घर की तरफ निकलते हैं। वो अपनी नई माँ के डोर बेल को बजाने लगता है, और ये आज से इसका नया घर भी होने वाला है। Hi, Michael. It's so lovely to see you again. माइकल इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, और वो अपने थके और हारे पिता को देखने लगता है, और उसकी आंखों में सिर्फ उम्मीद और दुआएं होती हैं। और माइकल के दिमाग में वो अल्फाज जो उसके फादर ने उससे कहे होते हैं एक बार दोबारा से गूंजने लगते हैं। जल्द ही मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, जैसे कि उस बीटल ने छोड़ा था। तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे आसपास हवा में मौजूद रहूंगा, और तुम्हारे ऊपर इस चांद की तरह रोशन रहूंगा, यहाँ तक कि बारिश में जो आसमान से गिरती है, और यहाँ तक कि उस ग्रेप के फ्लेवर में भी जो तुम्हें बहुत पसंद है। मैं आसमान में ढलते हुए बादल की तरह हूँ, और जो मछली नदी में तैर रही है वो मैं हूँ, और इस पाक की मिट्टी में भी मैं हूँ। तुम मुझे कभी बोलते हुए नहीं सुनोगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में सुनता रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जिंदगी का खात्मा सिर्फ मौत ही नहीं होता, बल्कि जिनको तुम प्यार करो और वो तुम्हें भूल जाए। हालांकि दुनिया भर में जितने भी फादर्स हैं सेम होते हैं, जो साइलेंटली अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बिना कुछ पूछे या कहे अपनी जिंदगी अपने बच्चों पर निछावर करते हैं। जैसे इस मूवी का टाइटल नोवेयर स्पेशल, मतलब कि न मशहूर न यादगार, सिर्फ एक आम जैसा। मैं नहीं जानता कि आप सबके फादर्स कैसे हैं। शायद वो वैसा हो जो हर दिन बहुत मेहनत और मशक्कत से काम करता हो और बिना कुछ बोले, और शायद उसे ये भी नहीं पता कि अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करना हो। वो कभी भी प्यारे अल्फाज नहीं कहता, और आमतौर पर वो साइलेंट ही बैठा रहता है। उसकी जिंदगी में कोई भी पॉइंट्स नहीं होती। उसकी किताब में सिर्फ वही दिन लिखे होते हैं जो उसने दूसरों के लिए काम किए होते हैं। उसके हाथ में जुरियां पड़ चुकी हैं, और उसे अल्फाजों से भी खेलना नहीं आता, क्योंकि उसे किसी भी तरह की मीठी बातें करना नहीं आता। वो बस ऑर्डिनरी है जो मुझे सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन उसने मुझे वो सब कुछ दिया है जो उसके पास है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।